Good morning, friends. Friends, today I am talking about Sir Isaac Newton. आइजैक न्यूटन आइजैक न्यूटन का जन्म 1642 एडी में हुआ था। और वो इंग्लैंड में पैदा हुए थे। और उनका एक मतलब कोई एक उनका एक इंसिडेंस रहा कि जैसे गैलीलियो का जिस दिन डेथ हुआ उस दिन उनका जन्म हुआ था। गैलीलियो का डेथ हुआ था एक उनका जन्म है 16 दिसंबर 1642। और उस दिन भी उनका बॉर्न हुआ था आइजैक न्यूटन का। वो शुरू से ही बचपन से ही ब्रिलियंट स्टूडेंट्स रहे, मतलब अच्छे थोड़े से मतलब कहते हैं ना हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते थे। तो बहुत उनका जो माइंड था बहुत तेज था एक तरीके से। तो उनका स्कूल में एडमिशन हुआ तो उनके माँ वो जब 19 साल के हुए 19 साल के थे जब वो, तो उनकी माँ ने उन्हें फार्मर्स उन्होंने सोचा कि फार्मर्स बनाएंगे अपने बच्चों को। ये फार्मर्स के लिए उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। लेकिन जिस स्कूल से निकाला गया वहाँ का जो प्रिंसिपल थे वो आइजैक न्यूटन के बारे में जानते थे कि इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, इसलिए उन्हें आइजैक न्यूटन को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाया। और जब से ही आइजैक न्यूटन का मैथमेटिक्स में साइंस में इंटरेस्ट बढ़ने लगा। जब 21 साल से 27 साल के एज में थे वो, तो वो फ्री रिसर्च करने लगे। मैन जैसे कि अपना खुद का रिसर्च कंडक्ट करने लगे और खुद की चीज़ों के बारे में जानने लगे जब वो 21 से 27 साल के एज में थे वो। उसके बाद से सबसे पहला उन्होंने थ्योरी दिया, लॉ ऑफ मोशन ऑफ वन। उसके बाद फिर उन्होंने दिया सेकेंड्स एंड थर्ड, जिसे कहते हैं ईच एवरी एक्शन इक्वल टू रिएक्शंस। और ये उन्होंने दिया। उसके बाद उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस दिया और उन्होंने थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताया। उन्होंने और भी चीज़ों के बारे में बताया। उस टाइम साइंस का बहुत ज़्यादा आगे उस टाइम साइंस बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा था। उन्होंने 17वीं सेंचुरी के आसपास उन्होंने अपना सारा थ्योरीज आगे रखी, उन्होंने लोगों को बताया और वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल साइंटिस्ट रहे। ही इज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड because not of because not of talent. Anyway, he is more influential scientist, इसलिए he is the second person in the world of the book of hundreds। और उसके बाद से वो अपने फील्ड्स में आगे बढ़ने लगे। वो अपने टेलीस्कोप्स के बारे में और वो प्लैनेट्स के बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने बताया नहीं, उस टाइम प्लैनेट्स के बारे में, उस 17वीं सेंचुरी के बारे में प्लैनेट्स के बारे में भी बहुत सारी खोज हुई। और द विलियम चैपलिन्स ब्लड सर्कुलेशन स्लो कैसे होता है वो उन्होंने बताया विलियम्स वे में। उस टाइम मतलब इट मीन्स कि ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि उस टाइम सबसे ज़्यादा साइंस का बहुत ज़्यादा वो करा गया था। उसके बाद उसके बाद फिर देखा गया कि 17वीं सेंचुरी के बाद 18वीं सेंचुरी से पहले 18वीं सेंचुरी के पहले दुनिया के जितने बड़े बड़े फिलासफर थे, जैसे कि उससे पहले जो वो फिलासफर थे रेनी डेकार्ट्स और इमेनुअल कांट्स और फ्रेडरिक नीचे, उसके बारे में उन्होंने पढ़ा, उसके बारे में समझा उनसे। और एक इंग्लिश फिलोसफर थे एपिक्स मेलकोस, उसके एपिक्स मेलकोस के बारे में उन्होंने समझा और बताया। उन्होंने ये कहा कि
ही इज अ फिलोसफर्स आई टीच एंड आई अंडरस्टैंड्स बट नॉट इन द वे ऑफ लर्निंग्स। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा हमारे साइंस में। उन्होंने थर्मोडायनेमिक्स में बताया, एक्वेस्टिक्स के बारे में बताया उन्होंने। उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बताया, और भी बहुत कुछ था। मतलब कि वो जब 1742, जब वो 85 साल की उम्र थी उनकी, ही वॉज डेड, he will dead, sorry, he will dead and now and उस जब से हम ये सारी थ्योरी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं स्कूल्स में, कॉलेज में, इन चीज़ के बारे में सब। और उन्होंने जितना रिसर्च करा, इंजीनियर्स को हेल्प मिला आगे की चीज़ें जानने में, स्टूडेंट्स उसको पढ़ते हैं और नई नई चीज़ें और डिस्कवर होने लगी इसके बाद से। देन उसके बाद से फिर नए साइंटिस्ट और आए, लेकिन आइजक न्यूटन्स की तरह कोई इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंसर साइंटिस्ट दुनिया में कोई नहीं रहा। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।